नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज लेकर आया हूं आपके सामने, जिसका नाम है रसायन उर्वरक अर्थात रासायनिक खाद और कीटनाशक। इसे क्या समझते हैं कि फसल या पौधों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें कुछ उत्पादक तत्व मिलाए जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं। तो इन्हीं सबसे मिलकर जो बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? रसायन उर्वरक कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रसायन उर्वरक जो होते हैं कीटनाशक और खाद, ये सबसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है और कारण इसका 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर है? ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी है, ए सही है परंतु आर गलत है और डी ऑप्शन है आपका, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से जल्दी से कौन सा आंसर ऑप्शन सही होगा, कमेंट करके बताइए आप। रसायन उर्वरक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे संबंधित प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए पहला प्रश्न का आंसर मैं बता देता हूं। क्या होगा पहला ऑप्शन? नंबर देखिए, कथन जो है, पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है, बिल्कुल सही है। फास्फोरस एनपीके, मैंने बताया कि रासायनिक उर्वरक में 3 जो इंपॉर्टेंट जो है वो है एनपीके, ठीक है। तो इसमें फास्फोरस है, फास्फोरस जरूरी है। कारण है 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है। ये कथन जो है, कारण जो है बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और आर दोनों सही है और ए आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए देखते हैं क्या है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को प्रमुख आवश्यक तत्वों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 3 है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसीलिए इनकी आवश्यक मात्रा को उर्वरक के रूप में जो है दिया जाता है। और 1 मीट्रिक टन जैव खाद में कितना होता है? 1.5 से 3 किलो फास्फोरस प्राप्त होता है। अतः इसकी पूर्ति हेतु रासायनिक उर्वरक जो क्या होती है, बहुत ही आवश्यक है। जैव खाद में बहुत ही कम मात्रा में मिलती है, इसीलिए रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन का, पोटेशियम का, तांबा का या लोहा का? जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। क्या होगा? गेहूं खेती में सबसे उर्वरक के लिए मैंने बताया था कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे। इसमें गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है पादपों का एक आवश्यक तत्व है। 3 तत्व मैंने प्रमुख बताए थे, उसमें से एक क्या है? नाइट्रोजन। और गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक परम आवश्यक उर्वरक है। क्यों? क्योंकि गेहूं की उचित हरितिमा तथा उचित विकास के लिए क्या है? नाइट्रोजन अपरिहार्य तत्वों में से एक है। इसीलिए जो है गेहूं के उत्पादन में आपका नाइट्रोजन जो एक प्रमुख तत्व माना जाता है। चलिए जल्दी से देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फास्फोरस? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। 3 प्रमुख तत्वों के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि उसमें से कौन सा प्रमुख तत्व इसमें से नहीं है, ये बताना है, ठीक है। क्लोरीन भी आवश्यक है, क्लोरीन इसका सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो है बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी आवश्यक है, क्लोरीन भी आवश्यक है और आपका फास्फोरस भी आवश्यक है। तो तत्व के उर्वरक में जो नहीं पाया जाता है वो है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। उर्वरक क्या होते हैं? ऐसे रसायन होते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे की वृद्धि में क्या करते हैं? सहायता
सहायक होते हैं। और उर्वरकों में मुख्यतः उपस्थित क्या क्या होते हैं, देखिए स्थूल पोषक तत्व में, ठीक है, नोट करते जाइए, स्थूल पोषक तत्व में क्या क्या होता है, नत्रजन या जिसे क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन कहा जाता है। दूसरा होता है आपका इंपॉर्टेंट तत्व जो है वो फास्फोरस, उसके बाद आपका पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं क्या होता है, सल्फर होता है। ये जो 5-6 तत्व लिखवाया हूँ ये स्थूल पोषक तत्व है, याद रखिएगा। स्थूल पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, इस बारे में आपको पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है आपको उर्वरक में स्थूल पोषक तत्व है या इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व में है आपका बोरान, क्लोरीन ऑप्शन में दिया गया था, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम एवं जस्ता। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, कौन सा स्थूल पोषक तत्व है और कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप रासायनिक उर्वरक पढ़ रहे हैं, रासायन उर्वरक से संबंधित कौन कौन से तत्व होते हैं वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दिया कीजिए, समय ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो बोर लगने लगता है, इसलिए जल्दी जल्दी आंसर दिया कीजिए। और सही आंसर है कि नहीं वही आप खुद से चेक कीजिए, आप सही दे पा रहे हैं कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। पादप पोषक तत्व दिया गया है और कार्य, ऑप्शन ए नाइट्रोजन वृद्धि एवं विकास के लिए, फास्फोरस जड़ के विकास का, सी पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने का एवं बंद होने का नियंत्रण, और डी है बोरान जो है रोग कारक। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। सॉरी, क्वेश्चन लिख रहे हैं सभी को, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, समय मत लीजिए। देखिए नाइट्रोजन जो है वृद्धि और विकास के लिए सहायक है, बिल्कुल सही है। फास्फोरस जो है वो आपका याद रखिएगा जड़ों के विकास के लिए आवश्यक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। पोटेशियम जो होता है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का नियंत्रण करता है, इसलिए ये भी सही है। और जो आपका बोरान जो है वो रोग कारक के लिए नहीं है, तो ये आपका गलत होगा, तो सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बोरान क्या है। देखिए देख लेते हैं, वही बताया मैंने, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम पौधों के दीर्घ पोषक तत्व माने जाते हैं और नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां क्या हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं तथा पौधों की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। इसीलिए वृद्धि एवं विकास के लिए कौन सा आवश्यक है, आपका नाइट्रोजन। पौधे फास्फोरस को प्रायः फास्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, यह जड़ों के विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पौधे फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं तो याद रखिएगा फास्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, और ये जड़ों के विकास के लिए आवश्यक होता है, कौन सा, फास्फोरस। अब पोटेशियम जो होता है स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा बोरान क्या है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है और इसकी कमी से चुकंदर में हार्ट रॉट नामक तथा सेब में कौन सा, आंतरिक कार्क नामक जो है रोग हो जाता है। रोग भी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि चुकंदर में कौन सा रोग होता है तो हार्ट रॉट होता है, और आंतरिक कार्क रोग किसमें होता है तो आपका सेब में होता है। किसकी कमी से होता है तो बोरान की कमी से। देखिए इतने सारे फैक्ट है, आपको कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में क्या बन जाती है, गुटिकाएं नहीं बनती है। ठीक है, इसकी कमी से, किसकी कमी से, बोरान। ऐसा पाया गया है कि बोरान कई रोगों के प्रति जो है प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। तो आपका ऑप्शन में दिया गया था कि बोरान जो है रोग कारक नहीं है, क्या है वो, प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। जस्ट उल्टा पूछा गया था, तो रोग कारक सही नहीं होगा, उसका हो जाएगा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला तत्व। कौन सा, बोरान। कौन कौन सा तत्व किससे सुमेलित होता है वो भी आपको पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और रासायनिक उर्वरक के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है तत्व पढ़ा रहा हूँ उसे छाट के लाया गया है आपके लिए। क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट करके दीजिए, कमेंट सभी को करना है। अम्ल सर्वाधिक छोड़ने वाला जो है उर्वरक
मृदा में सर्वाधिक अम्ल कौन सा छोड़ता है इसमें से, जो कि उपयोग भी बहुत किया जाता है, लेकिन इसमें जो आपका आंसर सही होगा कौन सा होगा, अमोनियम सल्फेट इसका सही आंसर होगा। अमोनियम सल्फेट जो है मृदा में सबसे ज्यादा अम्ल छोड़ने वाला जो है और उपयोग में किया जाने वाला तत्व है अमोनियम सल्फेट। मृदा में अम्लता की माप मृदा के किससे होती है, पीएच मूल्य के द्वारा की जाती है। पीएच स्केल मैंने पढ़ा दिया था, पीएच मूल्य जितना कम होगा मृदा उतना ही क्या होता है, अम्लीय होता है, और पीएच स्केल में जितना ज्यादा अंक होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। जबकि उदासीन का नंबर क्या है, 7 होता है। 1 से आपको 14 तक का स्केल मिलेगा पीएच स्केल में, जिसमें 1 से 7 तक अम्लीय होता है, 7 जो होगा उदासीन होगा, 7 से आगे 14 तक जो होगा क्षारीय होगा। उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला है NH4 जो मृदा उर्वरक मृदा में क्या करता है, सर्वाधिक क्या छोड़ता है, अम्ल छोड़ देता है, और उसकी प्रकृति को कैसी कर देती है, अम्लीय कर देती है। याद रखिएगा अमोनियम सल्फेट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, एक पादप हार्मोन, और डी है आपका एक ऊर्जा शोषी पदार्थ। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिए, क्या हो जाएगा। यूरिया अभी हाल ही में बहुत चर्चा में भी रहा है, नीम लेपित यूरिया के बारे में पढ़ा होगा आपने। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, यूरिया क्या होता है, एक कार्बनिक यौगिक होता है। याद रखिएगा, अभी हम कार्बनिक रसायन भी पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन जिसमें संबंधित है, तो यूरिया जो होता है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और यूरिया का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, CONH2। ये ऐसे है आपका NH2 और यहाँ पर 2, तो ये आपका यूरिया का फॉर्मूला, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यूरिया में लगभग 46.7% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, जो कि एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, तो किस रूप में है, इसका आंसर एमाइड के रूप में। कितना प्रतिशत होता है लगभग, तो 46.7% लगभग। और ये कैसा है, तो को कार्बनिक यौगिक है, और इसका फॉर्मूला है CONH2। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है, कार्बामाइड भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, यूरिया को क्या कहा जाता है, अन्य नामों से कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 30%, 25%, 47% या 60%। जल्दी से अपना उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा। अभी मैंने बता दिया था, क्या बताया था कि यूरिया में लगभग कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, 47.7%। इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, 47%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 47%। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, किस रूप में, एमाइड के रूप में पाया जाता है, और इसे किस नाम से अन्य कहा जाता है, कार्बामाइड से। इसका फॉर्मूला CONH2। देखिए ऐसे ही लिखा है CONH2 ब्रैकेट में फिर नीचे 2। तो इतने सारे फैक्ट है, इसको अच्छे से याद कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, एमाइड के रूप में, अमोनिकल के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, या नाइट्राइट के रूप में। जल्दी से उसका आंसर दे दीजिए। देखिए उसी फैक्ट जो मैंने बताया उसी से ही आपको कितने सारे प्रश्न मिल रहे हैं, कितना प्रतिशत पाया जाता है उसे और किस नाम से जाना जाता है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, तो किस रूप में पाया जाता है भी मैंने बताया, एमाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमाइड के रूप में, वही है। और इसका रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। इसका दूसरा नाम क्या है, कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी जल्दी आंसर दिया कीजिए, सभी जल्दी आंसर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट,
या अमोनियम क्लोराइड? जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए आप, क्या होगा सही आंसर? कुछ डाउट रहता है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं कि ये आपको समझ नहीं आया, ठीक है। सभी कमेंट करेंगे अगर लगेगा तो। पढ़ रहे हैं यूरिया के बारे में, ठीक है, इसलिए यूरिया को सभी आंसर दे रहे हैं और सही है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया। क्या होता है? 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील होता है। यूरिया के बारे में मैंने बता दिया था, उसका फॉर्मूला भी बता दिया है। देखिए उस फॉर्म में, या आपको सूत्र, जो रासायनिक सूत्र जो है इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है इसका, यूरिया का। और इसे क्या कहा जाता है? कार्बामाइड। इंपॉर्टेंट है। क्या है यूरिया? एक रंगहीन, गंधहीन, सफेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ होता है। देखिए ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कूट में दे सकता है कि यूरिया क्या होता है? रंगहीन होता है, रंगीन होता है, गंधहीन होता है कि गंधयुक्त होता है, कौन से कलर का होता है, या फिर आपका रवेदार, ये जहरीला है नहीं है, इस प्रकार का आपका दे सकता है। यह क्या होता है? जल में अति विलेय होता है, ठीक है, मतलब विलेयता क्षमता इसकी क्या होती है? अधिक होती है, जल में तुरंत घुल जाती है। यह जो है स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में भी पाया जाता है। रासायनिक उर्वरकों को 20 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया जल में क्या होती है? अधिक घुलनशील होती है। तो इसका सही आंसर जो होता है वो आपका यूरिया होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर आप दीजिए, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं भाई, इसको नहीं पढ़े तो पढ़िए दोबारा। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ वो भी आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। आप जब तक करेंगे तैयारी, एग्जाम में बैठेंगे तो वो फैक्ट को एक बार पढ़ के जाइएगा सभी। क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? पहला दिया है नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों, नाइट्रोजन फिक्सिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुरोद्भवन प्लोरीफरेशन हो सकता है। दूसरा है मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरा है भौम जल या ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन का निक्षालन लीचिंग हो सकता है। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, केवल 1 और 2, 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2, 3। सही आंसर कौन सा होगा इसको कमेंट करके जल्दी से बताइए। पढ़ लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसके लिए थोड़ा समय दिया जा रहा है आपको। इसका सही आंसर क्या होगा बता दीजिए। चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों नाइट्रोजन फिक्सिंग का मिट्टी में प्रचुरोद्भवन या प्लोरीफरेशन हो सकता है। ये कथन जो आपका क्या है, सही है कि नहीं? या नाइट्रोजन का अत्यधिक उपयोग करेंगे या अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव देखने को मिलता है? ये बिल्कुल कथन आपका गलत होगा। मिट्टी में प्रचुरोद्भवन नहीं होगा, प्रचुरोद्भवन नहीं होगा। दूसरा है मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल, नाइट्रोजन का जो है आपका ज्यादा उपयोग करने के बाद, उर्वरकों का अधिक उपयोग करने के बाद मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है। और ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन का निक्षालन लीचिंग हो सकता है। बिल्कुल, कथन 2 और 3 सही है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या दिया गया है कि जहां पर केवल कथन 2 और 3 मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बताता हूं कैसे, आगे कुछ डिस्क्रिप्शन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरक के अनुपयुक्त या अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? पर्यावरण विभिन्न तरीकों से प्रभावित हो सकता है, जिसमें मिट्टी का अत्यधिक अम्लीय हो जाना शामिल है। भौम जल की नैसर्गिकता नाइट्रोजन के निक्षालन से नष्ट हो जाती है। जल में अन्य खनिजों का अत्यधिक पाया जाना जो है न्यूट्रोफिकेशन आदि प्रमुख जो है परिणाम हो सकते हैं। सॉरी, ये कट गया है थोड़ा सा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी अमोनिया, और ऑप्शन डी है आपका नाइट्राइड। चलिए, दिख रहा है आपको नाइट्राइड? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। पौधे नाइट्रोजन के किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो याद रखिएगा, पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रेट जो है नाइट्रोजन और तथा ऑक्सीजन के सहयोग से बने हुए यौगिक होते हैं।
और वानस्पतिक वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वे इसकी आपूर्ति जो है आपका वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। और वायु में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन मिल रहती है, और जो नाइट्रेट जो होता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है, इसीलिए उसे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं पौधे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही लग रहा है भाई सभी को? कैसा लगता है सेशन, एक बार कमेंट करके बताइए तो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 है, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन या नाइट्रिक अम्ल का? चलिए जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न आपको इससे क्यों आपका थ्योरी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अगर थ्योरी आपका स्ट्रांग है, प्रश्न नहीं लगाए हैं तो आप प्रश्न में गलती कर देंगे, इसीलिए आपको प्रश्न लगाना बहुत जरूरी है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? किसका उपयोग यूरिया उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है यूरिया उत्पादन में। यूरिया क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र भी मैंने बता दिया था। इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यह क्या है? रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ है। जल में क्या होती है? अति विलेय होती है। और बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया से होता है। द्रव अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया से क्या प्राप्त होती है? हमें यूरिया प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि द्रव अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रतिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होती है, अर्थात उत्पादक पदार्थ कौन सा होता है? इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 13 है, भारत सरकार कृषि में नीम लेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए, मृदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण बढ़ाता है। ऑप्शन बी, नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलनशील की दर को धीमा कर देता है। ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, फसल वाले खेतों से वायुमंडल में बिल्कुल भी विमुक्त नहीं होती है। और ऑप्शन डी, विशेष फसलों के लिए यह एक अपत्रिकनाशी या वीडिसाइड और एक उर्वरक का संयोजन है। अपना उत्तर जो है कमेंट करके दीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। पढ़ने का टाइम दिया जा रहा है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी थोड़ा देर पहले मैंने चर्चा किया था कि नीम लेपित यूरिया का प्रोत्साहन कौन कर रही है? भारत सरकार कर रही है। और इसका कारण क्या हो जाएगा? कारण है इसका नीम लेपित मृदा में क्या है? नीम लेप जो है मृदा में यूरिया की घुलनशील की दर को क्या कर देता है? धीमा कर देता है। इसीलिए इसका प्रोत्साहन जो है भारत सरकार कर रही है। चलिए देखते हैं, नीम लेपित यूरिया में यूरिया के प्रत्येक कण में नीम के तेल का लेपन होता है जो मृदा में यूरिया के घुलने की दर को कम कर देता है। क्यों? जिससे फसलों के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता जो है वो बढ़ जाती है और नीम लेपित यूरिया की अपेक्षाकृत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। और इससे फसल उत्पादन भी क्या होता है? अधिक होता है। क्योंकि मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। और नीम लेपित यूरिया औद्योगिक प्रयोग हेतु उपयुक्त नहीं है, जिससे सब्सिडीकृत यूरिया के गैर कृषि उपयोगों में गैर कानूनी पथांतर की संभावना भी बहुत कम होगी। इसीलिए सरकार जो है नीम लेपित यूरिया को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी कमेंट कर रहे हैं भाई? बताइए तो एक बार सेशन कैसा लगता है, एक बार बताइए सभी प्रश्न समझ में आते हैं? ऐसा तो नहीं है कि कुछ टॉपिक बता रहा हूँ वो आपका ऊपर से ही जा रहा है। ऊपर से जा रहा होगा तो दोबारा पढ़िए भाई, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और कोई भी टॉपिक में डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? 10% नाइट्रोजन तथा 20% फास्फोरस। बी है 18% नाइट्रोजन तथा 46% आपका फास्फोरस। तीसरा है 30% नाइट्रोजन तथा 60% फास्फोरस। और
डी है 35% नाइट्रोजन तथा 70% फास्फोरस। डीएपी खाद जो प्रयोग में लाया जाता है उसमें प्रतिशत पूछा गया है। देखिए कितना डीप तक भी आपको पूछ सकता है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, कमेंट कीजिए जल्दी से। याद रखिएगा उसमें मात्रा जो होती है डीएपी खाद में वो आपका 18% जो होता है उसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है, और 46% जो आपका फास्फोरस होता है। फास्फोरस का फार्मूला P2O5, जिसे क्या कहा जाता है डीएपी को। डीएपी का फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, डाई अमोनियम फास्फेट। एक क्या है, उर्वरक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, NH4 2HPO4 है। इसके रासायनिक संगठन में 46% तक क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, तथा 18 से 21% तक क्या पाई जाती है, इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट है अच्छे से कीजिए ये सबको। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है, यूरिया, कैम, अमोनियम सल्फेट या एनपीके। जल्दी से अपना उत्तर जो है कमेंट करके दीजिए। मिश्रित उर्वरक के बारे में पूछा गया है। सभी तो उर्वरक ही है, लेकिन मिश्रित उर्वरक क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट क्षारीयता बढ़ाती है, यूरिया भी है, कैम जो एक प्रकार की जो है तत्व है, लेकिन जो है एनपीके मिश्रित उर्वरक में एनपीके बता दिया था मैंने, इसका प्रतिशत भी आपको याद रखना है। नाइट्रोजन एनपीके जो क्या है आपका एक मिश्रित उर्वरक होता है। फुल फॉर्म जान रहे हैं, कमेंट करके मुझे बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। एनपीके जो आप यूज करते हैं ये एक मिश्रित उर्वरक है, उसका पूरा उत्तर जो क्या होगा, एन का मतलब बताइए, पी का मतलब बताइए और के का मतलब बताइए। अगर आपको सिंबल से पता चल रहा है तो बिल्कुल आप इसको बता सकते हैं, कमेंट कीजिए लेकिन क्या होगा सही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है, यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फास्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट करके दीजिए। सभी को कमेंट करना है, सभी नहीं पढ़े हैं क्या रासायनिक उर्वरक, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नहीं पढ़े तो जितना मैं करा रहा हूं कम से कम उतना तो जरूर पढ़िए। सारे इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए छांट के लाया गया है। कौन सा इसमें से रासायनिक उर्वरक नहीं है, देखिए यूरिया तो है, बिल्कुल पढ़ा है हमने, सोडियम सल्फेट नहीं है, अमोनियम सल्फेट होता है, सुपर फास्फेट है और पोटेशियम नाइट्रेट भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट जो है आपका रासायनिक उर्वरक नहीं होगा। थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से शायद आपको बीच बीच में खांसी की आवाज आ रही है ना। चलिए देखते हैं, यूरिया, सुपर फास्फेट एवं पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक उर्वरक है, जबकि क्या है, सोडियम सल्फेट जो है रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं होती है। चलिए देखते हैं जल्दी से अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 17, फसलों में पर्णी छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है, सोडियम नाइट्रेट, यूरिया, डीएपी या पोटेशियम क्लोराइड। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट कीजिए। पर्णी छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक इनमें से कौन सा है, तो सही आंसर इसका होगा आपका यूरिया। यूरिया जो होता है सबसे उपयुक्त होता है किसके लिए, पर्णी छिड़काव के लिए। पर्णी छिड़काव अर्थात पत्तों में छिड़कने के लिए यूरिया जो है सबसे उपयुक्त उर्वरक होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका यूरिया। यूरिया के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है और एक बार बता देता हूं, नोट डाउन कर लीजिए कि ये कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है, देखिए इस फॉर्म में भी है CH4N2O। दूसरा फॉर्म भी आपको बता दिया हूं कि कैसे होता है। दूसरा फॉर्म है आपका CONH2E2। ठीक है, इसी को लिखा गया है, देखिए कैसे कि यहाँ पर जो है
सी को एक इधर कर दिए हैं, आपका एच कितना है 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पे, तो CH4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है इसमें N2, N है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो N2, और इसके बाद आपका यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो इस फॉर्म में लिख दिया गया। ये लिखे ये लिखे, ये बिल्कुल आपका सही है, याद रखिएगा इसका रासायनिक सूत्र। इसे क्या कहा जाता है, कार्बामाइड भी कहा जाता है, और कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह फसलों में पड़नी जो है छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक मानी जाती है। कौन सी, यूरिया। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18। ह्यूमस उदाहरण है किसका, मृदा संरचना का, क्रिस्टलाइट का, जैविक कोलाइट का, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट करके दीजिए। क्या होता है ह्यूमस? ह्यूमस आप जान रहे हैं सड़े गले पदार्थ, जैविक खाद जो जैविक पदार्थ जो होते हैं उनको गलाकर सड़ाकर बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका जैविक क्लोराइड होता है। किसका उदाहरण है, जैविक क्लोराइड का एक कोलाइड का उदाहरण होता है। क्या, ह्यूमस जैविक मृदा कोलाइट का एक उदाहरण है। ह्यूमस मिट्टी की सबसे ऊपरी पतली परत को कहा जाता है और इसमें जैविक पदार्थों की भरपूर मात्रा होती है। ह्यूमस जो है गहरा रंग का जैविक पदार्थ है। यह तब तक बनता है जब पौधे और पशु पदार्थ सड़ जाते हैं। और ह्यूमस के अन्य अर्थ क्या कहा जाता है, इसको खाद कहा जाता है, धरण या फिर खाद्य मिट्टी कहा जाता है। मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है और ये बहुत उपजाऊ भी होती है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है, आलू, गन्ना, सनई या चना। जल्दी से अपना उत्तर जो है कमेंट करके दीजिए। सनई का नाम सुना है आपने? आलू सबसे उपयुक्त हरी खाद के लिए आलू नहीं है, गन्ना भी नहीं है, आपका चना भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा सनई। सनई देखे होंगे एक जो होती है फसल जो कि बहुत उपयोग में लाई जाती है, पीले कलर की होती है ये। ठीक है, सनई देखे होंगे। कृषि में हरी अविघटित सामग्री का उपयोग जब खाद के रूप में किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, हरी खाद कहते हैं। और मृदा के लगातार दोहन से उसमें क्या हो जाता है, उपस्थित पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व उसमें से नष्ट हो जाते हैं और इसकी क्षतिपूर्ति हेतु क्या होती है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, कार्बनिक रसायन का। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं क्या है इसका। हरी खाद जो है एक बेहतर विकल्प है कि मृदा की जो उपजाऊ शक्ति है उसको पुनः वापस लाने की। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसलें कौन कौन सी होती है, नोट कीजिए। सनई होता है, ढैंचा होता है, ग्वार होता है, लोबिया होता है, मूंग है, उड़द है तथा जंगली नील होती है। इतने सारे जो फसल है वो हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त माने गए हैं, जिसमें से ऑप्शन आपको दिया गया है सनई। थोड़ा कट गया ऑप्शन नंबर डी जो है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 20। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नील हरित शैवाल धान, राइजोबियम ल्यूगिमिनेसेरम मटर, एजेटोबैक्टर गेहूं, और डी है आपका एजोला मक्का। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करके दीजिए कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी है आपका अजोला मक्का। दिख रहा है सभी को? क्या होगा सही आंसर, सुमेलित नहीं है। देखिए नील हरित शैवाल धान के लिए बिल्कुल उपयुक्त सही है। राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम जो है मटर के लिए बिल्कुल सही है, पढ़ा होगा आपने कि राइजोबियम जो है मटर में पाया जाता है। और एजेटोबैक्टर गेहूं के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ पर एजोला जो है मक्का के लिए नहीं है। एजोला जो होती है किसके लिए होती है, एजोला जो होती है
देखिए एजोला, एनाबिका, नास्टिका, नीलहरित सवारी सभी किसके लिए है? धान की फसल के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। तो इसका सही आंसर एजोला मक्का नहीं होगा, एजोला किसका होगा? धान का होगा। ये जैव उर्वरक की तरह कार्य करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनेरियम जो है मटर, जिसे कहा है पाइसम सेटाइवम, मटर का रासायनिक नाम है पाइसम सेटाइवम की फसल में, जबकि एजोटोबैक्टर जो होता है गेहूं की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, इसके लिए वो उत्तरदायी है। सामान्यतः जो होता है एजोला मक्का की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, इसीलिए जो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वो आपका गलत है। एजोला का प्रयोग जो होता है धान की फसल के लिए किया जाता है। ठीक है, तो रासायनिक उर्वरक से इतने सारे इंपॉर्टेंट जो है आपका प्रश्न थे। और भी प्रश्न आपको अगर लगेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, कुछ और टॉपिक छूट गया होगा इसमें से, रासायनिक उर्वरक से और कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।